हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 की। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा था। ठीक है, आज हम उसके सेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 की बात आज हम हमारी क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। उसके पहले हम थोड़ा छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं वापस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 68 से सेक्शन 72। इन सब में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करी गई है। इसलिए हमें इन सेक्शंस से पढ़ने से पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो quasi contract is a legal concept that allows for the enforcement of the obligation resembling those of a contract. ठीक है, even in the absence of the formal written and the oral agreement between the parties. तो quasi contract क्या है? एक legal concept है। मतलब quasi contract वो contracts होते हैं जिसके अंदर कोई भी agreement नहीं होता, कोई भी offer acceptance promise नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर दोनों पार्टीज जो है वो ना ही कोई ऑफर देती है, ना ही एक्सेप्टेंस देती है, ना ही उनके बीच में कोई प्रॉमिस होता है। लेकिन जो हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो है कंसिडरेशन मस्ट होता है, प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ होती है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है? एक लीगल कंसेप्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कंसेप्ट है जो कि इन्फोर्समेंट जो है ऑब्लिगेशन वो जनरेट करता है, मतलब रिसेंबल करता है दोनों पार्टीज को, ये दोनों पार्टीज को वो परफॉर्म करनी है। राइट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयरनेस, प्रिवेंटिंग इनजस्टिस, एनरिचमेंट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या किस पे बेस्ड है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि इक्विटी और जस्टिस की बात करता है। ठीक है, फेयरनेस की बात करता है। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? इक्विटी और जस्टिस दिलाता है उस पर्सन को जिसको क्या हो, जिसको कंपेंसेशन चाहिए, मतलब जिसको कंपेंसेशन मिल रहा हो उसके लिए वो क्या होता है, वो एक फेयरनेस दिलाता है, उसको एक रीजनेबल फेयरनेस दिलाता है, जो उसका जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है उसे उसको कंपेंसेशन दिलाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है ना। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ से क्या हो रहा है? इम्प्लाइड हो रहा है, लॉ से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले था नहीं लेकिन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब अब बन रहा है वो। ठीक है, प्लस लॉ का क्या है उसमें इम्प्लाइड हो रहा है, लॉ उसमें इम्प्लाइड हो रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहेंगे हम? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्वासी का मतलब होता है पार्टली और ऑलमोस्ट, मतलब आधा आधा। ठीक है ना, मतलब उसमें कंसिडरेशन तो है और क्या है? इन्फोर्समेंट बाय लॉ भी है, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है ना। देन आगे चलते हैं। सेक्शन 68 से 72 बात करता है हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जो सेक्शन 68 से 72 है उसमें क्या बात करी गई है। ठीक है ना। Suppose Mr. A is the owner of the property and Mr. B mistakenly believed that the property belonging to him. Believing the property is his, Mr. B makes significant improvement to the property, such and renovative from the house and addition a beautiful garden significantly enhance its value. ठीक है, Mr. A जो है, Mr. A क्या है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Mr. A क्या है? ओनर है उस प्रॉपर्टी के। लेकिन Mr. B ने क्या किया? मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टेकली बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। मिस्टर बी ने क्या किया? गलती से मान लिया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। उस प्रॉपर्टी ने उन्होंने क्या किया? उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करवा दिए, प्लस एक रीइनोवेटिंग हाउस बनवाया, गार्डन बनवाया ब्यूटीफुली। ठीक है, इन्हांस इट्स वैल्यू, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या कर दिया? इन्हांसमेंट कर दिया। उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी अगर 10 लाख की तो उसे 20 लाख बना दिया। ठीक है ना। तो उस पर क्या किया? इन्हांसमेंट कर दिया मिस्टर बी ने। थी वो प्रॉपर्टी किसकी? मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी। अब लेटर मिस्टर बी रियलाइज दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट हिज, बाद में पता चला मिस्टर बी को कि ये उनकी प्रॉपर्टी तो थी नहीं, ये तो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी। इट्स एक्चुअली बिलोंगिंग टू मिस्टर ए, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, मिस्टर बी की प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको बाद में पता चला। इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? इवन दो देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी टू मेक दिस इंप्रूवमेंट, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कम इनटू प्ले। ठीक है, तो इनके बीच में ना ऑफर था ना एक्सेप्टेंस था। ठीक है ना। तो क्या हुआ? अब इनके बीच में क्या आएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट प्ले करेगा। कैसे? मिस्टर ए एंड बी मेक दिस इंप्रूवमेंट, मिस्टर
ए और बी ने क्या किया, इस इंप्रूवमेंट को करते हुए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया। कैसे? मिस्टर बी इन गुड फेथ स्पेंट मनी ऑन इम्प्रूविंग मिस्टर एज प्रॉपर्टी। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी का इंप्रूवमेंट करवा दिया, ये सोच के करवाया कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी गलती से, लेकिन थी किसकी, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके अंदर इंप्रूवमेंट तो हुआ, ठीक है। और जब मिस्टर ए ने कहा ये तो मेरी प्रॉपर्टी, पर उन्होंने मान भी लिया कि अच्छा ये तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये मान लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपेंसेशन क्लेम किया। इट वुड बी अनजस्ट फॉर मिस्टर ए टू बेनिफिट फॉर दिस इंप्रूवमेंट विदाउट कंपेंसेटिंग टू मिस्टर बी, ठीक है ना। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि ओके ये आपकी प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे जो मैंने इतना एक्सपेंडिचर किया है उसका आप मुझे कुछ कंपेंसेशन दे दीजिए, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है अब अनजस्टिस करेंगे अगर मिस्टर बी को कंपेंसेशन नहीं देंगे तो, ठीक है। तो इस सिनेरियो को समझने के बाद हम सेक्शन 68 से सेक्शन 72 के सारे सिनेरियोस देखेंगे कि उनमें क्या क्या है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज के बीच में होता नहीं लेकिन फॉर्म्ड हो जाता है। कैसे होता है, मतलब कि जो लॉ से बाइंडिंग होता है या फिर कंसिडरेशन और लॉ से बाइंडिंग होने के बाद भी जो पार्टीज के बीच में जो है अपने डे टू डे अफेयर्स करते हुए बीच में जो है जनरेट हो जाता है, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनको क्या कहेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। जो कि क्या होता है, पार्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है इन नेचर, मतलब कैसे, जिसमें सिर्फ कंसिडरेशन होता है और जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है, ठीक है ना। मतलब बी को अनजस्ट नहीं हो, बी को लिए जो अनजस्टमेंट जो है जस्टिस हो बी के साथ, तो क्या है, मिस्टर ए उससे रीजनेबल प्राइस पे कर दे, इसलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में जो है वो फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। अब ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम इसके सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और प्लस उनके साथ साथ उनको समझेंगे कि उन सेक्शंस में है क्या, कैसे कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उनमें डील करता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 68 की। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने सेक्शन 68 का एकदम अच्छा एग्जाम्पल समझा होगा, जिससे सेक्शन 68 आपको क्लियर हो चुका हो गया। सेक्शन 68 क्या था, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू इनकेपेबल पर्सन, मतलब ऐसी नेसेसिटीज सप्लाई करो, नेसेसिटीज मतलब फूड्स, क्लोथ्स और हाउस, राइट। किसको सप्लाई करें हम, इनकेपेबल पर्सन को, या तो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, ठीक है। ऐसे इनकेपेबल पर्सन को अगर अपन नेसेसिटीज सप्लाई कर रहे हैं, क्लेम फॉर द नेसेसिटीज सप्लाई टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। ये एक बात करता है सेक्शन 68। दिस सेक्शन डील्स विद द सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग। नेसेसिटीज में मतलब क्या आता है, एसेंशियल गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो क्या है, हमारी नेसेसिटीज हैं। तो उसके लिए क्लेम करना सेक्शन 68 बात करता है। टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उस पर्सन के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। देखो अगर वो माइनर होगा तो फिर वो मेजर होके कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, और अपनी नेसेसिटीज़ का जो है पेमेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टीज से जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो इनकेपेबल है, मतलब अनसाउंड माइंड है, ठीक है ना, इनकेपेबल है मतलब डिसेबल है या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन कर सकता है, सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एंटर कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर कर सकता है, कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि माइनर नहीं होना चाहिए, इनकेपेबल नहीं होना चाहिए, वो ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस सेक्शन में क्या कहा है कि जो इनकेपेबल पर्सन है, इनकेपेबल पर्सन मतलब कोई अनसाउंड माइंड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है और उसके लिए किसी ने कोई नेसेसिटीज दी, तो फिर वो अपनी नेसेसिटीज के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए क्लेम कैसे करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम होगा, ठीक है। जो इनकेपेबल पर्सन है उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उससे वो क्लेम कर सकता है जिसने वो नेसेसिटीज दी, ठीक है ना। द लॉ अलाउज द सप्लायर टू रिकवर द रीजनेबल कॉस्ट। लॉ क्या करता है, अलाउ करता है सप्लायर को, ताकि वो एक रीजनेबल कॉस्ट ले सके अपनी नेसेसिटीज की, जो भी उसने नेसेसिटीज प्रोवाइड करी उस इनकेपेबल पर्सन को, फ्रॉम द पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकेपेबल इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो लॉ क्या करता है, लॉ उसे अलाउ करता है कि आप क्लेम कर सकते हो अपनी रीजनेबल जो भी एक्सपेंसेस आपके इंकर हुए हैं नेसेसिटीज देने के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज में से, ठीक है, इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से। तो ये क्या था हमारा, ये था सेक्शन 68। सेक्शन 68 में भी क्या है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू द इनकेपेबल पर्सन, मतलब इसमें ना ही कोई ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है, इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन वो उसको सप्लाई कर रहा है जो कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इनकेपेबल पर्सन है,
ठीक है। तो अब क्या कर सकता है, लॉ उसे अलाउ कर सकता है अपने एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए। तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कौन जनरेट कर रहा है, ये लॉ जनरेट कर रहा है। तो इसमें क्या है, लॉ का इन्फोर्समेंट है, प्लस कंसिडरेशन दे रहे हैं क्योंकि उसने क्या करा है, सर्विसेज दी है उस पर्सन को, मतलब नेसेसिटीज दी है, गुड्स दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, उस पर्सन को उसे वापस जो है वो क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन जो भी उसका है वो देना पड़ेगा। उसका कंपेंसेशन कहाँ से रिकवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी से। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू इनकेपेबल पर्सन, ठीक है। क्लेम कर सकते हैं अपन इसमें कंपेंसेशन। देन सेक्शन 69 की बात करें तो सेक्शन 69 में क्या है, reimbursement of the person paying money due by another in payment of which he is interested। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसके बिहाफ पे अगर अपन ने पेमेंट किया है, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन है, मतलब कि मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है किसी और की, उस प्रॉपर्टी का मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं इंटरेस्टेड थी उस प्रॉपर्टी में, मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, अब बाद में मैं जिसकी प्रॉपर्टी उससे क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात करता है, सेक्शन 69, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन अ पर्सन हु पेज मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे पैसे दे रहा है लेकिन उस एक्ट को करने में उसका खुद का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ऐसा पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे पैसे दे रहा है लेकिन उस एक्ट को करने में उसका खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट है, बिलीविंग दैट ही इज लायबल टू पे एंड इज इंटाइटल्ड टू रिइंबर्समेंट फॉर द अनदर पर्सन। तो अब ठीक है, वो उसने एक बार पेमेंट कर दिया, अब एक्चुअल जो जिसको वो पेमेंट करना चाहिए था, जिसके बिहाफ पे उसने पेमेंट किया है, उस पर्सन से जो है ये क्या कर सकता है, रिम्बर्स कर सकता है, मतलब जो भी अमाउंट उसने पे किया है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, ये जैसे बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, उसमें एक फ्लैट है, इसका ओनर एक पर्सन है जो कि आउट ऑफ टाउन रहता है, ठीक है, इसका एक पर्सन है जो कि आउट ऑफ टाउन रहता है, ये मेरा एक फ्लैट है, अब ये मेरा एक फ्लैट है, अब इस फ्लैट के अंदर जो है, इस फ्लैट के अंदर था, मतलब मैं इसको प्रॉपरली रेंट तो दे रही हूँ लेकिन इस फ्लैट की जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल है वो जो है लैंडलॉर्ड ही बढ़ता है। अब लैंडलॉर्ड बाहर है, अभी इधर है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इस बार जो का बिल है हमारे बीच में बात हो जाएगी कि मेरे बिहाफ पे क्या, तो उसके बिहाफ पे जो क्या कर रहा है वो ये बिल भर रहा है, ठीक है ना, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ये भर रहा है, ठीक है। अब इसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के ये घर में रह नहीं सकता और ओनर यहाँ पे है नहीं, तो भरना तो इसी को पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओनर के बिहाफ पे इसने क्या किया, बिल भर दिया, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये एंटाइटल्ड है कि क्लेम कर सकता है ओनर से, जब ओनर आ जाएगा तो उससे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मैंने आपके बिहाफ पे जो बिल भरा था उसका पेमेंट मुझे वापस दीजिए, ठीक है ना। तो समझ आया होगा आपको सेक्शन 69, ठीक है। इनके बीच में भी कोई प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट या नहीं था लेकिन उसके बिहाफ पे उसने पेमेंट किया इसलिए उसे पेमेंट देना जरूरी हो गया था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सेक्शन 70 बात करता है ऑब्लिगेशंस टू द पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, ठीक है, नॉन ग्रेचुइटस ऑब्लिगेशन टू द पर्सन, ठीक है, ये पर्सन की ऑब्लिगेशन है कि अगर वो कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई नेसेसरी एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसका पेमेंट उसे दे दिया जाए। कैसे, देखते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर पर्सन। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है, नॉट इंटेंडेड टू डू इट ग्रेचुइटसली, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग पेमेंट, मतलब नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में मतलब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि उसको क्या होगा, पेमेंट मिलेगा, वो कोई जन सेवा नहीं कर रहा है, वो कोई फेवर नहीं दे रहा है, उसे क्या चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए, जिसके लिए वो सर्विस दे रहा है उसका जो वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको क्या चाहिए, उसको रिवॉर्ड चाहिए वापस, ठीक है ना, वो होते हैं नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, ठीक है। देन अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, इन सच केस द पर्सन हु बेनिफिट इज बाउंड टू कंपेंसेट द वन हु फॉर्म द एक्ट, मतलब कि जिसके लिए वो एक्ट परफॉर्म किया है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में क्या एग्जाम्पल देखा, हम उसी को ही कैरेट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। मेरी रास्ते में गाड़ी जा रही थी लेकिन गाड़ी अटक गई, ठीक है, गाड़ी अटक गई, गाड़ी खराब हो गई। अब रास्ते में से जब आगे से कोई मैकेनिक जा रहा था उसने क्या किया, मेरी गाड़ी को
मेरी गाड़ी को क्या किया, सही करने की कोशिश करी, ठीक है। वो रुका, उसने मेरी हेल्प करी कि गाड़ी जा रही है तो गाड़ी खराब हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन उसने इस इंटेंशन से करी कि उसका इसको क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, वो जो सर्विस दे रहा है उसका उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। उसने कोई भी फेवर देने की कोशिश नहीं करी, ना ही उसने कोई हेल्प करी इधर, उसने इस इंटेंशन से किया कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे इसका जो कंपेंसेशन मिलेगा मेरी सर्विसेज का, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, जब वो गाड़ी उसने सही कर दी, उसने काफ़ी उसको टाइम लगा, 2-3 घंटे में उसने क्या किया, उस गाड़ी को सही किया। अब वो पर्सन क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है जो भी उसने सर्विसेज दी उसके लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक रीजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कंसिडरेशन है प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ भी है। अगर मैं उसको पेमेंट नहीं देती हूँ तो वो क्या कर सकता है, लॉ मतलब कोर्ट के पास जा सकता है, और फिर कोर्ट क्या करता है, मुझसे जो है वो पेमेंट दिलवा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70। क्योंकि क्या था सेक्शन 70 में, ऑब्लिगेशन टू द पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युटस एक्ट, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, मेरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। तो अब मैं उस पर्सन को क्या करूंगी, पेमेंट दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उस पर्सन को भी पेमेंट मिलेगा। इसमें ना ही कोई ऑफर था, ना ही एक्सेप्टेंस था, ना ही प्रॉमिस था, पर कंसिडरेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ था, ठीक है। अब ये तीनों बातें तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखी थी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 71 और सेक्शन 72 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड। तो सेक्शन 71 क्या कहता है, सेक्शन 71 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब अगर किसी को कोई खोई हुई चीज मिल जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस गुड्स को वापस रिटर्न करे उस पर्सन को। अगर मेरा पर्स कहीं गुम जाता है और उसमें मेरी डिटेल्स हैं तो उस पर्सन को मेरे तक वो वापस पहुंचाना चाहिए। अगर वो मेरे तक वापस पहुंचा रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसे क्या करूंगी, एक जो है रीजनेबल अमाउंट जो है कंपेंसेशन दूंगी, ठीक है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स वो यही बात करता है, जो कि है सेक्शन 71, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल समझ लेंगे हम, उसके पहले हम देखते हैं क्या है सेक्शन 71 क्या कहता है। सेक्शन 71 ये कहता है पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। किसी पर्सन को अगर कोई गुड्स मिल जाते हैं, ठीक है, कोई चीज मिल जाती है जो है किसी और की, ठीक है, टेक देम इन हिज कस्टडी, वो अपने पास इसे रखेगा, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली कौन पर्सन होता है, आगे देखते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड विथ गुड्स सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखो सेक्शन 71 में किसका कंसेप्ट दे रखा है, बेली का कंसेप्ट दे रखा है। तो बेली कौन पर्सन होता है, जो क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है प्लस उसको वैसे ही ध्यान रखता है उन गुड्स का, उस प्रॉपर्टी का जैसे ओनर की थी, प्लस उसे एक बाद में रिटर्न बैक, जब उसका काम कंप्लीट होता है तो वो रिटर्न बैक कर देता है। तो वो कौन होता है, बेली, राइट। बेली वापस रिटर्न बैक कर देता है। गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स, जो किसी और के गुड्स होते हैं उनको वो कौन यूज करता है, एज द बेली यूज करता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 71 क्या बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर किसी को कोई गुड्स मिल जाते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ध्यान रखे, प्लस जब भी वो पर्सन मिले तब उसको क्या करे, रिटर्न बैक उस गुड्स को कर दे, ठीक है ना। तो ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज एन बेली। बेली की जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसको जो है रिटर्न बैक करे, उसका ध्यान रखे, टेक केयर ऑफ हिम एंड देन रिटर्न बैक टू हर ओनर, राइट। Then section 72 बात करता है liability of the person to whom the money is paid and things delivered by mistake or under coercion. This section deals with situation where money is paid or something is delivered to the person by mistake or coercion. In such, the person receiving the money or thing is bound to repay or return. मतलब गलती से या फिर भूल हो गई, हमने क्या किया, कोई पार्सल कहाँ देना था, अब किसी भी डिलीवरी बॉय ने मैंने केक ऑर्डर किया था, डिलीवरी बॉय ने जो फर्स्ट अपार्टमेंट में ना देके सेकंड अपार्टमेंट में वो केक डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो अब सेकंड अपार्टमेंट वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वापस मुझे वो डिलीवर कर दे, वापस मुझे वो पे कर दे, ठीक है ना। मतलब कि ये सेक्शन क्या कहता है कि डिलीवरी बाय मिस्टेक और अगर कोरिजन से हो जाए तो उस पर्सन की लायबिलिटी है जिसको वो मिला है, वो क्या करे, वापस उसका जो है उसका रियल ओनर उसको वो चीज दे दे, राइट, ना कि उसे वो यूज करे,
ना, अगर उसने वो यूज़ कर ली तो मैं क्या करूँगी, उससे कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए लाइबल हूँ। तो कोई भी डिलीवरी बॉय का केस ले लेते हैं इसमें कि अगर किसी भी डिलीवरी बॉय ने कहीं गुड्स गलती से डिलीवर कर दिए, ठीक है, तो जो उसने डिलीवर करे हैं गुड्स और अगर किसी उस पर्सन ने उसका यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर क्लेम कर सकती हूँ। तो उस पर्सन को क्या करना है, वापस उसको लौटा देना है उन गुड्स को। तो ये क्या है, उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम द मनी इज पेड, ठीक है, जिसे हमने मनी पे किया है ये उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। द मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन, ठीक है ना। देन एनी मिस्टेक और रीजन लाइबल टू पे बैक, वापस उसे देना पड़ेगा। Okay. It is essential to note that the quasi contracts are different from the regular contract as they are not result of the mutual agreement between the parties, ठीक है। Instead they imposed by law to prevent unjust enrichment and ensure fairness in the certain circumstances। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअल जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नहीं होते, मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं बिटवीन द पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ से इम्पोज्ड होते हैं, मतलब लॉ का इन्फोर्समेंट होता है, लॉ का इन्फोर्समेंट होता है इसके अंदर, प्लस ये जस्टिस के लिए ताकि अनजस्ट नहीं हो, इनजस्टमेंट नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो हमारे साथ, प्लस फेयरनेस हो सके, इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये होते हैं। तो हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या देखा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा है पार्टीज के बीच में, ऑफर एक्सेप्टेंस कोई भी तरीके का प्रॉमिस नहीं हो रहा है, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कंसिडरेशन है, प्लस लॉ का इन्फोर्समेंट भी है, ठीक है। तो सेक्शन 68 में हमने क्या देखा, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, ठीक है, नेसेसिटीज सप्लाई करें इनकेपेबल पर्सन को तो हम क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 68 था इनकेपेबल पर्सन को हम दे सकते हैं। सेक्शन 70 क्या था, इंटरेस्टेड पर्सन जो है, अगर इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो कोई पेमेंट दे रहा हो किसी दूसरे के बिहाफ पे तो वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। सेक्शन 69 ये कहता है, सेक्शन 70 कहता है कि अगर कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है तो उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो पेमेंट करना पड़ेगा, हम क्लेम कर सकते हैं पेमेंट अगर नहीं दे तो, राइट। तो सेक्शन 68, 69, 70 इन तीनों के बारे में बात करता है। सेक्शन 71 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर किसी को कोई गुड्स मिल जाते हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे बैक करे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्या बात करता है, हमारा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की बात करता है कि इसकी लाइबिलिटी है कि वो क्या करे, अगर कोई मिस्टेक और कोरिजन से कुछ अगर जो है डिलीवरी गलत हो गई है या फिर गुड्स कहीं और डिलीवर हो गए हैं तो उसका क्या करे, रीपेमेंट करे, ठीक है। सेक्शन 72 क्या बात करता है कि लाइबिलिटी है उस पर्सन की टू हुम मनी इज पेड, जिसने मनी पे किया है, और थिंग्स डिलीवर्ड बाय द, मतलब जिसको मनी पेमेंट हुआ है ये उसकी लाइबिलिटी है, और जिसके पास वो चीज़ पहुंची उसकी लाइबिलिटी है कि वो क्या करे, वापस जो रियल ओनर है उसे उस तक वो चीज़ क्या करे, पहुंचाए, ये उसकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो हमने क्या देखा, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक, जिसमें हमने क्या बात करी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये हमारा कंसेप्ट था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस डिटेल में मुझसे पढ़नी है और समझनी है, जो हमारा बिजनेस लॉ है इसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सबको डिटेल में पढ़ना है और समझना है, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके मेरे कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।